क्या किया बोल। Goa's foreign tourism in 2023 is 1.5 million. In 2019, in fact, it was 8.5 million. It's a 80% drop. What's happening in Goa? कभी गोवा में झगड़े नहीं हो रहे थे टैक्सी के बारे में। जब से गोवा माइल्स आया तब से झगड़े हो रहे हैं। लाइसेंस में दिखा, बैग दिखा ना उसका। नॉर्थ गोवा में मेरी गाड़ी फूटी है। दोस्तों, गोवा में टूरिज्म खत्म होते जा रहा है। Goa, sandy shores, lively shacks, and also vibrant culture. But this tourist paradise is actually losing its charm. यहाँ बीते दिनों पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। विदेशी पर्यटक और ज्यादा खर्च करने वाले पर्यटकों की तादाद कम हो रही है। My main clients were the Russians. So, Russians, there are very few. Goa airport and their locals are not allowed us to take our car. गलत कोई नहीं कर रहा है मैडम, गलत ये कर रहा है। रियल गोवन के साथ आप टैक्सी लेके जाएंगे तो कभी ऐसा लफड़ा नहीं होगा। जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। अगर आप 2019 से 2025 के बीच इंडियन टूरिस्ट के ट्रैवल पैटर्न को कंपेयर करोगे तो आपको एक शॉकिंग सच दिखाई देगा। पैंडेमिक के बाद रिवेंज टूरिज्म के चक्कर में लोग इतना घूमने लगे कि वियतनाम, जहां पहले गिनती के इंडियंस जाते थे, वहां पिछले 5 सालों में 300% की ग्रोथ हुई है। अजरबैजान, जिसका नाम शायद 5 साल पहले किसी ने सुना भी ना हो, वहां इंडियन टूरिस्ट की संख्या 283% से बढ़ गई है। इनफैक्ट थाईलैंड में इंडियन टूरिस्ट का फुटफॉल प्री पैंडेमिक लेवल्स को क्रॉस करके 21 लाख तक पहुंच चुका है। लेकिन गोवा में ये ग्राफ बिल्कुल उल्टा चल रहा है। जहां दुनिया में टूरिज्म तेजी से बढ़ता जा रहा है, गोवा में फॉरेन टूरिस्ट की संख्या 50% से गिर चुकी है। 9 लाख से गिरकर आज सिर्फ 4 लाख टूरिस्ट गोवा जा रहे हैं और डोमेस्टिक टूरिज्म में सैचुरेशन आने लगा है। और हंसी की बात यह है कि जब गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर से ये पूछा गया कि गोवा में टूरिज्म क्यों नहीं बढ़ रहा, तो उन्होंने बोला कि ये सब चाइनीज डेटा है। तो हमने सोचा कि अगर टूरिज्म मिनिस्टर आपको नहीं बता पाए तो क्या हुआ, हम आपको बता सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि दोस्तों गोवा में टूरिज्म गिरता क्यों जा रहा है, इंडियंस अचानक से वियतनाम और थाईलैंड जैसे डेस्टिनेशंस क्यों प्रेफर कर रहे हैं और भारत सरकार को इस प्रॉब्लम का क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसका पहला रीजन है इकोनॉमिक्स। अगर मैं आपके पेरेंट्स को ये पूछूं कि डोमेस्टिक ट्रैवल करना है कि इंटरनेशनल, तो वो तो यही बोलेंगे कि बेटा डोमेस्टिक जाते हैं, क्योंकि फॉरेन ट्रिप्स बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन यहीं पर गोवा का सबसे बड़ा इल्यूजन सामने आता है। ये टेबल बताता है कि न्यू दिल्ली से गोवा की जो राउंड ट्रिप है वो आपको कॉस्ट करेगी 15,057 रुपीज, जबकि दानंग वियतनाम की फ्लाइट आपको पड़ेगी 32,506 रुपीज की। अब इसको देख के एक आम टूरिस्ट यही सोचता है कि अरे फ्लाइट सस्ती है तो गोवा ही सस्ता पड़ेगा, लेकिन असल में खेल होता है होटल्स के कॉस्ट में। यहीं पर गोवा अपनी विजिबिलिटी खो देती है। गोवा में 4 नाइट्स का होटल कॉस्ट 52,000 रुपीज दिखाया गया है और वही वियतनाम में ये कॉस्ट सिर्फ 28,276 रुपीज है और पुत्रजया मलेशिया में ये सिर्फ 20,931 रुपीज है। तो जरा सोचिए, गोवा के होटल्स इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के मुकाबले लगभग डबल चार्ज कर रहे हैं। अब अगर आप इसका टोटल कर लेते हो तो रिजल्ट काफी शॉकिंग है। गोवा का ट्रिप आपको पड़ेगा 67,057 रुपीज में, लेकिन बाली का ट्रिप आपको पड़ेगा 59,541 रुपीज में और मलेशिया का ट्रिप आपको पड़ेगा 49,812 रुपीज में, जबकि वियतनाम का ट्रिप आपको पड़ेगा 60,780 रुपीज में। और यहीं पर दोस्तों गोवा अनवायबल हो जाता है। अगर आप इंटरनेशनल भी ट्रैवल कर लो ना, तो भी आप गोवा के मुकाबले काफी कम पैसा खर्चा करोगे। और यहाँ हम किसी आम डेस्टिनेशंस की नहीं, हम बात कर रहे हैं बाली और वियतनाम जैसे स्पॉट्स की, जो कि पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। तो जब टूरिस्ट को कम पैसे में फॉरेन ट्रिप, पासपोर्ट पर स्टैम्प और सस्ते होटल्स मिल रहे हैं, तो वो गोवा के ओवरप्राइज्ड होटल में क्यों जाएगा। और ये देखिए, वियतनाम और थाईलैंड में 5,000 रुपए में ऐसे ऐसे होटल्स मिलते हैं।
उसके साथ साथ थाईलैंड, बाली और वियतनाम में साफ रास्ते, अच्छे लोग और बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप गोवा जाओ तो आपको बीचेस में कचरा, अनरिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वियतनाम और थाईलैंड के मुकाबले टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स भी इतने कम मिलेंगे कि आप सोचोगे कि गोवा की जगह हम थाईलैंड ही चले जाएं। गाइस, व्हाइल रिसर्चिंग फॉर दिस वीडियो मैंने अक्षत श्रीवास्तव से बात किया ये पता करने के लिए कि गोवा के जो रियल एस्टेट प्राइसेस है वो इतने हाई क्यों है। एंड अक्षत ने मुझे ये बताया कि गोवा में जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हो रहा है नॉर्थ रीजन से, यानी दिल्ली, एनसीआर और गुड़गांव के जो लोग हैं वो गोवा में इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफी सारे एनआरआईज हैं जो गोवा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोवा का जो रियल एस्टेट प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है। सो देयर इज नथिंग दैट द गवर्नमेंट कैन डू पर्टिकुलरली अबाउट इट, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हाई डिमांड दैट द प्राइसेस आर गोइंग अप। एज अ रिजल्ट जो रेंट्स है गोवा में वो भी काफी ज्यादा हाई होते जा रहे हैं। इसका दूसरा कारण है गोवा का टैक्सी माफिया। दोस्तों, दुनिया भर में टूरिस्ट उबर, ओला या ग्रैब यूज करते हैं और ये सारे कंपनीज में कार्स और ड्राइवर सेफ, ट्रांसपेरेंट और क्लीन होते हैं। लेकिन गोवा में टैक्सी माफिया की दादागिरी चल रही है और ये टैक्सी माफिया ना ओला को आने देते हैं ना उबर को। तो इशू ये होता है कि गोवा के एयरपोर्ट पर लैंड करते ही आपको पहला शॉक लगता है। सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर के राइड के लिए आपसे कैब ड्राइवर्स अपने रेट कार्ड के हिसाब से चार्ज करने लग जाते हैं और इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है कि किस लॉजिक से आपको पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। ना कोई मीटर, ना कोई जीपीएस, ना कोई ट्रैकिंग। और अगर आपको ड्राइवर ओवरचार्ज करता है तो आपके पास पुलिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसको आप कंपेयर कीजिए थाईलैंड या वियतनाम से। वहां एयरपोर्ट से निकलते ही आप ग्रैब ऐप से एक फिक्स्ड प्राइस से एक वेरीफाइड ड्राइवर के साथ 15 से 20 किलोमीटर की राइड सिर्फ 820 रुपीज में कंप्लीट कर सकते हो। ये है दोस्तों गोवा में टूरिज्म के सैचुरेशन का दूसरा कारण। और उसके बाद आता है तीसरा कारण, जो कि है क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, सोशल मीडिया पर गोवा की फोटो सिर्फ फिल्टर्स के साथ सुंदर दिखती है, लेकिन रियलिटी यह है कि गोवा अब एक ओवर क्राउडेड मेस बन चुका है। और स्टैट्स तो देखिए, गोवा की पॉपुलेशन सिर्फ 15 लाख है लेकिन टूरिस्ट आते हैं 1 करोड़। तो गोवा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस लोड को हैंडल ही नहीं कर पाता। इसीलिए गोवा के बीचेस रेगुलरली क्लीन नहीं हो पाते और वो हमेशा गंदे ही रहते हैं। और गोवा की गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है गोवा बीच विजिल ऐप, जिससे टूरिस्ट सीधे बीच में गंदगी की फोटो खींच के कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब ये डाउनलोड करने की कोशिश करी तो ऐप स्टोर में मुझे ये एरर आया। सो इफ एनीवन फ्रॉम द गोवा गवर्नमेंट इज वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज इसे ठीक करो, बिकॉज वी एट थिंक स्कूल वांट टू सी गोवा टूरिज्म प्रॉस्पर एंड वी वांट टू सी गोवा compete with थाईलैंड एंड बाली। कमिंग बैक टू द गोवा स्टोरी, दोस्तों गोवा तक पहुंचने के लिए हाई क्वालिटी हाईवेज भी नहीं है, जिसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी में भी काफी तकलीफ होती है। इनफैक्ट द गोवा मुंबई हाईवे हैज बीन अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर 14 लॉन्ग ईयर्स और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गोवन गवर्नमेंट की नहीं, महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है। एंड लास्टली, गोवंस का कहना यह है दोस्तों कि हमें टूरिस्ट के आने जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब गोवा में टूरिस्ट आते हैं तो 2 प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। पहले तो इंडियंस का सिविक सेंस बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से वो गोवा को बहुत ज्यादा गंदा करके छोड़ते हैं। सेकेंडली, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि टूरिस्ट आए तो सरकार ने गोवा को साफ करने के लिए इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर भी डिप्लॉय करना चाहिए ताकि गोवा हमेशा साफ रहे। बस ये नहीं हो सकता कि बाहर के लोग आए और हमारे घर को इतना गंदा करके छोड़े कि हमें कचरा साफ करना पड़े। एंड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। और दोस्तों, दूसरी तरफ अगर आप वियतनाम, थाईलैंड और बाली को देखो तो वियतनाम का टारगेट ये है कि 2030 तक वियतनाम में 14 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। तो वो ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिससे दुनिया भर से टूरिस्ट सीधा उनके शहर में लैंड करें और टूरिस्ट को बार बार लंबा डिस्टेंस ट्रैवल ना करना पड़े। और यहाँ गोवा में टैक्सी माफिया आपको एयरपोर्ट से होटल चैन से जाने नहीं देता। सिमिलरली, थाईलैंड ने ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें वो $44 बिलियन यानी अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में हाई स्पीड रेल शामिल है जो कि 3 बड़े एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने वाला है। सोचिए, 3.5 लाख करोड़ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ताकि टूरिस्ट को ट्रैफिक में ना फंसना पड़े। और एक तरफ जहां गोवा में बात के लिए आपको पुलिस के पास जाना पड़ता है, थाईलैंड में एक डेडिकेटेड टूरिस्ट पुलिस फोर्स है जिनका काम क्रिमिनल को पकड़ना कम और टूरिस्ट को हेल्प करना ज्यादा है। और ये स्पेसिफिकली मेजर टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स पर होते हैं ताकि फॉरेनर्स को सेफ फील हो। और बाली तो थाईलैंड से भी आगे है। बाली में एक बार एयरपोर्ट से सिटी जाने वाला जो रास्ता था वो चोक होने लगा, तो उन्होंने सीधा समुद्र पर 12.7 किलोमीटर लंबा ब्रिज बना दिया जिसका नाम है बाली मंदारा टोल रोड। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस हाईवे पर मोटरसाइकिल्स के लिए अलग से लेन है, तो आप सिर्फ 50 से 100 रुपए में बिना ट्रैफिक के समुद्र के ऊपर से होते हुए सीधा अपने होटल तक पहुंच सकते हो।
दिस इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टूरिज्म। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट माइंडसेट का नतीजा ये है कि आज गोवा के जितने भी सारे टूरिस्ट हैं वो आज वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जा रहे हैं। जब एक इंडियन टूरिस्ट या फॉरेन टूरिस्ट को गोवा में टैक्सी माफिया और गंदगी मिलती है तो वो वही पैसा खर्च करके थाईलैंड में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू फॉर मनी एक्सपीरियंस चूज करता है। गोवा आज सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक केस स्टडी बनता जा रहा है कि कैसे मिसमैनेजमेंट एक बजिंग टूरिज्म हब को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि गोवन गवर्नमेंट और वहां के मिनिस्टर्स को ये समझना होगा कि उनका कंपटीशन अब केरला या राजस्थान से नहीं, उनका कंपटीशन थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका और बाली से है। और ये चाइनीज प्रोपेगेंडा बोलकर प्रॉब्लम को इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। टैक्सी माफिया को तोड़ना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा, वेस्ट मैनेजमेंट और रोड्स पर काम करना होगा, प्राइसेस कम करने होंगे। क्योंकि आज का इंडियन टूरिस्ट अब इमोशनल होकर नहीं, लॉजिकल होकर सोच रहा है। वो वही जाएगा जहां उसे रिस्पेक्ट मिलेगी, वैल्यू मिलेगी और बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। और इंडियन टूरिस्ट को सिविक सेंस कल्टीवेट करना ही होगा। एंड इफ दिस सिविक सेंस इज नॉट डेवलप्ड, इंडिया तो छोड़ो, बाहर के लोग भी हमारी इज्जत नहीं करेंगे। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस केस स्टडीज के बारे में सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।